तो आज के द हिंदू एडिटोरियल में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में। तो देखिए, इसको सुनने से पहले आप इसको सुन लीजिएगा ब्रीफली, उसके बाद से इसको 2x करके सुन सकते हैं आप। उसके बाद से आप खुद आर्टिकल को पढ़िएगा, उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। देखिए, पहला आर्टिकल आपको रेसलर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर है। तो इसमें रूल ऑफ लॉ के बारे में बताया गया कि कोई रूल ऑफ लॉ जो होता है, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे लॉ हैं जिसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं जो कि कॉलोनियल माइंडसेट से लिया गया है, अभी भी उसमें कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो उसकी बात हो रही है। और रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि सब चीज़ें मेंटेन करके रखना है, ये बातें हैं। जैसे कि इंडिया के जो मेडल विनिंग रेसलर हैं वो कितने अच्छे पोजीशन पे हैं, उसके बाद से भी उनकी ग्रीवेंस को रिड्रेस करने का कहीं उनको अब मौका ही नहीं मिला कि कहीं वो रिड्रेस कर, उनकी बात को कोई सुन नहीं रहा, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो इस पे बात हो रहा है कि अपना जो ये जो लॉ है वो इक्वालिटी की बात करता है और इक्वल लॉ नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह से बात हो रही है कि पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं उन पे कितना ये ब्लेमिंग करने वाली चीज़ें, या फिर जो गवर्नमेंट की एजेंसी, या फिर बोल सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की बात, तो वो उसमें क्या कमियाँ हैं उस पर ये पॉइंट आउट कर रहे हैं ऑथर। प्लस ये भी बोल रहे हैं कि जो रेसलर थे उनमें से सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस है, जो कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो आप जानते ही हैं कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको पता ही है कि इसमें तो संगीन अपराध है, तो संगीन अपराध में तो सुनवाई होना चाहिए, बट इसमें भी फ्लॉज इसमें लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, इसमें क्या बात हो रही है कि जैसे कि जो अवार्ड विनिंग जो वुमेन थी, जो रेसलर थी, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगाया था, जिसकी वजह से वो लोग जो सुनवाई नहीं हो रही थी, अरेस्ट नहीं हो रहा था। इन लोग का डिमांड था अरेस्ट करवाने का। जो मिनिस्टर थे, जो फेडरेशन के जो कि प्रेसिडेंट थे, उनका वो अरेस्ट करवाना था, तो नहीं हुआ। तो जनवरी 2023 में इन लोग का प्रोटेस्ट हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था जंतर मंतर पे दिल्ली में। उसके बाद से इन लोग का कुछ बात चला स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के साथ, लेकिन फिर कुछ बात नहीं बना। तो फिर अप्रैल में फिर से इन लोग का सीटिंग हुआ, फिर से प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दिया कि जो भी है इन लोग की बात सुनी जाएगी और इनके बोलने के बाद से एफआईआर लिखी जाएगी। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि एफआईआर लिखी गई। 354, 354A, 354D, 506 आईपीसी का लगाया गया। ये सब जो आपका सेक्सुअल हरासमेंट के अंदर में आता है, एक मोलेस्टेशन के अंदर में आता है 506, ये चीज़ें थी। प्लस एक और केस लगाया गया था पॉक्सो का। अब इसमें पॉक्सो क्यों लगाया गया था? क्योंकि एक माइनर जो एथलीट थी, उन्होंने बोला था कि उनके ऊपर भी हरासमेंट किया जा रहा है, इस वजह से पॉक्सो का एक्ट है। अब पॉक्सो का एक्ट आने का मतलब ये हुआ कि वो माइनर थी, तो ये जो केस है ये और जल्दी होना चाहिए था, क्योंकि अब ये माइनर इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, ऐसा था। लेकिन फिर भी उन लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, क्योंकि केस जो था वो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस पे चला गया और इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लग रहा था। फिर से इन लोग का प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ। बाद में ही यूनियन जब, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे बहुत ज़्यादा जब क्रिटिसाइज होने लगा गवर्नमेंट का, फिर लोग प्रोटेस्ट करने लगे और ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए इस प्रोटेस्ट में। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो थे वो एथलीट से बात किए, सीक्रेटली मीटिंग हुआ इन लोग का, कुछ बातें हुई, कुछ मांडवली हुआ। लेकिन अब एथलीट जो थे वो कुछ बेस पे खुद खुश नहीं थे, तो इस वजह से उन लोग का ये था कि प्रोटेस्ट तो हम रोक दे रहे हैं, बट जो केस वाला जो प्रोसीजर है वो जो कोर्ट में चल रहा है वो तो हमारा चलेगा ही चलेगा। ठीक है, अब यहाँ बात हो रही है कि लॉ की बात, यहाँ पे जो बात हो रही है दिल्ली पुलिस की बात, क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है कि कैसे लॉज होने के बाद से भी सब कुछ प्री रिक्विसाइड था, उसके बाद भी चीज़ें हुई क्यों नहीं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार किया गया। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था एफआईआर लिखवाने का, उससे पहले एफआईआर क्यों नहीं लिखा गया था? जैसे यहाँ पर बात हो रही है कि देखिए, इसमें सीआरपीसी का सेक्शन 156I की बात हो रही है, जिसमें ये लिखा गया है कि एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विद अ कोर्ट हैविंग jurisdiction ओवर द लोकल एरिया विद इन द लिमिट सच अ स्टेशन वुड हैव पावर टू इंक्वायर इनटू और ट्राई अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8। इसमें ये बात बोला गया है कि अगर कोई अपराध जो संगीन अपराध है, तो उस संगीन मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो उसमें क्या होता है कि बिना मजिस्ट्रेट के परमिशन से जो भी वहाँ पे ऑफिसर होगा, जो जैसे कि स्टेशन ऑफिसर होगा, वो एफआईआर लिख सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, उसके पास ये अथॉरिटी है, मजिस्ट्रेट का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा। ये सेम वही आपका हो गया जो कि मजिस्ट्रेट को पावर मिलता है 190 क्लॉज सी सीआरपीसी में। जैसे 190 क्लॉज सी सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट को ये पावर मिलता है कि वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात नहीं हो रही है। पहले क्या था कि जब भी ब्रिटिश टाइम में और बहुत टाइम तक भी ये मजिस्ट्रेट की पोस्ट जो थी वो आपकी दोनों देखती थी, एग्जीक्यूटिव काम भी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट भी। लेकिन अभी दोनों चीज़ को सेपरेट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, इसके पास पावर है कि कोई एफआईआर जो है तो उसकी कॉपी अपने पास मंगा सकता है और वो इन्वेस्टिगेशन खुद से करवा सकता है। लेकिन सेम यही पावर मिला गया 156 सीआरपीसी से उस पुलिस स्टेशन वाले ऑफिसर को। ठीक है, ये क्लॉज था, तो इसके थ्रू वो तुरंत एफआईआर लेके इन्वेस्टिगेशन कर सकता था, लेकिन नहीं किया उन्होंने, दिल्ली पुलिस ने।
फिर ठीक है, फिर अगला क्या है कि वन सेक्शन जैसे कि आईपीसी, इसमें आईपीसी का आपका 166A क्लॉज सी में है, इसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई भी ऐसी अथॉरिटी जो कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है तो उनके ऊपर 2 साल से ज़्यादा का पनिशमेंट लगाया जा सकता है, 2 साल या उससे ज़्यादा का पनिशमेंट लगाया जा 2 साल तक का पनिशमेंट लगाया जा सकता है, उनको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अगर कोई ऑफिसर केस नहीं लिखता। तो ये 2 क्लॉज के बाद से भी क्यों, दो क्लॉज हैं, इन दोनों क्लॉज के बाद से भी क्यों नहीं ये इसका एफआईआर हुआ था, क्यों नहीं लिखा गया था? जैसे कि ललिता कुमारी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट साफ साफ ये बोला है कि ये दोनों जो चीज़ें हैं उनके उसको वायलेशन ही माना जा रहा है क्योंकि एफआईआर लिखा नहीं गया था, तो ये वायलेशन ही है। प्लस बात हो रही है कि जो ऑफेंस था ये पॉक्सो के अंदर में आने के बाद से भी इसमें आपका इन्वेस्टिगेशन होना था लेकिन फिर भी नहीं हुआ। जैसे ट्रायल में बहुत ज़्यादा लेट होने लगा था, गवर्नमेंट भी इसमें जैसे सॉलिसिटर जनरल जो थे इसमें अलग अलग लूप होल बताने लगे थे, उसी तरह से दिल्ली पुलिस भी अलग अलग वो इसमें क्लॉज बता के जो था कोर्ट को गुमराह कर रही थी। तो यही सब बातें इसमें हो रही हैं, कैसे मतलब ये सब होने के बाद से भी, लॉक होने के बाद से भी ये चीज़ें कितनी देरी हुई थी। अब क्रेडिबिलिटी की बात हो रही है कि द क्रेडिबिलिटी एंड इंड्योरेबिलिटी ऑफ द रूल ऑफ लॉ, कि रूल ऑफ लॉ की जो क्रेडिबिलिटी थी, जो एक पर्सन को क्या होता है कि वो पर्सन बिलीव करता है कि वो एक लॉ है जो उसको प्रोटेक्ट करेगा उस चीज़ों को, लेकिन वो चीज़ें नहीं हुई। ललिता कुमारी जजमेंट में ये सब बोला गया था, ये चीज़ें उसका भी वायलेशन हुआ। जो फेयर ट्रायल की बात होती थी तो फेयर ट्रायल तो हुआ ही नहीं क्योंकि उसका भी वायलेशन हुआ। फिर इसमें जब तक उसमें इंटरवीन नहीं किया आपका सुप्रीम कोर्ट तब तक तो एफआईआर लिखा भी नहीं गया था। प्लस इनके पास सुमोटो का भी पावर है, ये सुमोटो का पावर होने के बाद से भी इन लोग ने ये काम किया नहीं था। अब देखिए इसमें सुप्रीम कोर्ट का साकेरी वासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में बोला गया कि हैज़ ऑलरेडी एम्बर्ड द मजिस्ट्रेसी विथ इम्प्लाइड इनहेरेंट पावर टू मॉनिटर एज इन्वेस्टिगेशन। तो जो मजिस्ट्रेट के पास ये पावर होता है इन्वेस्टिगेशन को इनहेरिट करने का, उसको देखने का, सुपरवाइज करने का, बट वो चीज़ें भी यहाँ पे फ्लॉज थी। तो बहुत सारी इसमें दिक्कतें बताई जा रही हैं। रूल ऑफ लॉ के हिसाब से जो जजमेंट दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का उसके हिसाब से भी उसका भी वायलेशन हुआ, उसकी भी चीज़ों को माना नहीं गया था। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, आप एक बार रीडिंग करिएगा। जिस्टिस का यही है कि कैसे रूल ऑफ लॉ का वायलेशन हुआ था वो, और न्याय नहीं मिल पाया था जो रेसलर थे उनको, उसी की बात हो रही है पूरी। तो ये 2 क्लॉज जो आपके आर्टिकल जो सेक्शन सीआरपीसी का 156 और आईपीसी का आपका 166A, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पर भी ध्यान देंगे। बाकी सब तो नॉर्मल आप इसको रीड करेंगे समझ में आ जाएगा इसको। अगला ये है कि जैसे कि इंडिया डेटा प्रोटेक्शन बिल जो अभी इस बार मानसून सेशन में आने वाला है, जैसे कि यूरोप का आपका पता है GDPR है, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन, ये बहुत पहले ही आ चुका था, 2018 में आया था। 2018 में आने के बाद से क्या हुआ कि अब इस पर ये लोग इसको कॉपी करने की बात कर रहे हैं। देखिए यूरोप की अपनी कंडीशन है, यूरोप के अपने लॉज हैं, यूरोप की अपनी पॉपुलेशन है, यूरोप के अपने रूल हैं। अब उनके जो चीज़ें हैं उनके हिसाब से बने, उनके हिसाब से बनने के बाद भी उनमें बहुत कमियाँ आ रही हैं। और इंडिया का अगर लॉ फ्रेम हो रहा है तो वो इंडिया के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि इंडिया यूरोप में बहुत फ़र्क है। अब यूरोप का जो है जनरल डेटा प्रोटेक्शन बिल, उसी का रेफरेंस लेके इंडिया में भी बनाया गया है, लेकिन अब इंडिया में वो चीज़ें अप्लाई हो, सही से लागू हो तो ना, क्योंकि देखिए इसके पहले 2 बार ये प्रोटेक्शन बिल आपका जो जैसे इंडिया में जो इस बार मानसून सेशन में आने वाला है जिसकी बात हो रही है, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है 2022 इसका नाम है, इसको ये इसके पहले 2 बार और आ चुका है, लेकिन दोनों बार पास नहीं हुआ। इस बार आने वाला है जो कि ड्राफ्ट वाला रखा गया था पब्लिक डोमेन में, अभी इस पर बातचीत हो रही है। दोनों बार में ये था कि आपका जो पर्सनल डेटा की बात कर रहा था, प्लस कुछ और डेटा भी जो है जैसे अलग भी डेटा होते हैं उनकी भी बात करता है। लेकिन इस वाले बिल में क्या है कि जो DPDPS वाले बिल में जो है, इसमें आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है इसमें केवल पर्सनल डेटा की बात कर रहा है। अब देखिए पर्सनल डेटा की बात करें, यहाँ एग्जांपल भी कोट किया है कि मान लीजिए पर्सनल डेटा की बात करें, आप अमेजन का बात करें, अमेजन में शॉपिंग होती है 9 to 11। अब 9 to 11 में जो शॉपिंग होगी उसका एक रेफरेंस दिया जाएगा, उसमें क्या एक कोडिंग की जाएगी, एल्गोरिथम निकाला जाएगा कि कौन कौन क्या क्या शॉपिंग कर रहा है। उसके हिसाब से क्या किसी का पर्सनल डेटा नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो उस केवल पर्सनल डेटा ही मेंशन किया गया है इस बार के बिल में, अदर डेटा की बात नहीं की गई है। पर जबकि अदर डेटा के हिसाब से पर्सनल डेटा निकालना बहुत आसान है। जैसे कि मान लीजिए ऊबर राइड कर रहे हैं आप, ऊबर राइड कर रहे हैं तो ये देखा जाएगा कि इस ऊबर राइड में कौन जा रहा है मंदिर में। अब मंदिर में जाने के लिए आपने ऊबर राइड किया, अब इससे ये पता चलेगा कि हाँ पर्टिकुलर एड्रेस भी पता चल जाएगा। तो अब इससे ये पता चलेगा कि इस जगह से ये आदमी पर्टिकुलर मंदिर में गया, तो इससे उसकी कम्युनिटी पता चल गई। तो ये चीज़ें ये भी चीज़ें तो जो कॉन्फिडेंशियल है ये चीज़ें पता चल जाएंगी, तो ये भी तो पर्सनल डेटा से लिंक हो जाएगा। तो वही बताया जा रहा है कि फ्लॉज है इसमें अदर भी डेटा को इंक्लूड करना चाहिए, केवल पर्सनल डेटा को नहीं इंक्लूड करना चाहिए। बस पूरा आर्टिकल इसी पे ही है, पर्सनल डेटा के साथ साथ अदर डेटा को भी इंक्लूड करने की बात हो रही है।
आप इसको रीड करिएगा, बस इसमें और कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगा। अगला जो आर्टिकल है बात करेंगे इस पर। तो अगला आर्टिकल आपका है जो अभी देखिए नया जो बिल जो नई जैसे कि आपका अभी होने वाला है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये रिसर्च में जो एक फ़ंड एलोकेट हुआ है 50,000 करोड़ का सॉरी, ये 50,000 करोड़ का जो फंड है ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के थ्रू जो बिल है 2023 में, ये ड्राफ्ट बिल है अभी इस टाइम पे, जब ये पास होगा तो ये 50,000 एलोकेट होगा, इस बिल के थ्रू निकाला जाएगा। इसमें क्या होगा कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाएगा। अब देखिए जैसे कि यूनाइटेड स्टेट का सेम ऐसे ही है नेशनल साइंस फाउंडेशन, जिसके पास 8 बिलियन का बजट होता है, उसी को कॉपी किया गया। जैसे कि यूएसए का जो आपका नेशनल साइंस फाउंडेशन है, सेम उसी तरह से ये आपका नेशनल रिसर्च फाउंडेशन इंडिया का बना हुआ है। उसमें $8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट होता था, इसमें 50,000 का, तो बहुत कम एलोकेशन है इंडिया वाले में। अब इसमें भी देखिए क्या है कि ऐसे यूरोपियन रिसर्च काउंसिल का भी होता है सेम। तो बहुत सारे, ऐसा नहीं कि इंडिया पहली बार कर रहा है, ऐसे बहुत सारे फॉरेन कंट्री तो हमेशा लगातार करती ही रहती हैं। अब इंडिया का देखिए क्या है कि अब बजट में क्या है कि 36,000 करोड़ जो आपका प्राइवेट सेक्टर से आएगा इस बजट में, बाकी सारा जो है वो गवर्नमेंट करेगी। तो देखिए इसमें 50,000 में भी 36,000 प्राइवेट ही कर रहा है, तो गवर्नमेंट का इसमें एलोकेशन कम ही है। लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए कि हम बहुत सालों से हम देखते आ रहे हैं कि इंडिया जो है अपने जीडीपी का केवल 0.6 से लेकर 0.8% ही जीडीपी का खर्च करता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे, जबकि बाकी जो कंट्री हैं जैसे कि मान लीजिए यूरोप हो गया, यूएसए हो गया, चाइना हो गया, इजराइल हो गया, ये लोग 1 से 2% यानी 1 से 2% की अपनी जीडीपी का खर्च करते हैं। अब इन लोग की जीडीपी भी ज़्यादा है और प्लस ये 1 से 2% खर्च भी कर रहे हैं, तो इन लोग पे ज़्यादा इनोवेशन पे खर्च कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसमें कमी हम लोग के अंदर है, हम लोग को और ज़्यादा इसमें खर्च करने की ज़रूरत है, इंडिया को और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत है। प्लस देखिए कि जो आपका चाइना, यूएसए, इजराइल, इन लोग की कंट्री जो है यहाँ पे 70% जो है रिसर्च और डेवलपमेंट पे प्राइवेट सेक्टर वाले ही एक्सपेंडिचर करते हैं, जबकि इंडिया में जो है वो आपका 36% ही रह गया, 36% ही प्राइवेट सेक्टर करती है, बाकी गवर्नमेंट को ही करना पड़ता है। 2019-20 का ये डेटा है कि इंडिया में 36% जो है प्राइवेट ही किया था, बाकी सारा गवर्नमेंट को करना पड़ा, जबकि यूएसए, इजराइल और चाइना की बात करेंगे तो 70% जो है उनकी प्राइवेट सेक्टर करती है, बाकी कम ही गवर्नमेंट को करना पड़ता है। ठीक है, अब उस 70%, 30% तो सोचिए आप 1 से 2% जीडीपी का किया जा रहा है, इसका मतलब कितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो रहा है। उसके बाद से देखिए बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे जो डेवलपमेंट करेंगी, जो ये पैसा एलोकेट हुआ है अलग अलग यूनिवर्सिटी में दिया जाएगा या फिर अलग अलग जगह पे सेक्टर वाइज दिया जाएगा ताकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो किया जाए। अब हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर में क्यों कम है? अब गवर्नमेंट ये बताती है कि जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है, जैसे कि जो कॉर्पोरेट जो कंपनियां हैं वो अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि कुछ पैसे उनको अलग एक जगह पे खर्च करना पर्टिकुलर सोशल सेक्टर में, तो ये वो क्या होता है रिसर्च डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो अब हमारे यहाँ पे क्या है कि जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है, जैसे कि 14,588 करोड़ ही खर्च हुआ था, जिसमें क्या हुआ था बाकी सारा खर्च जो है एजुकेशन पे हो गया था, जैसे हेल्थ पे हो गया था, सैनिटेशन पे हो गया था। 70% आपका खर्च जो है इन्हीं सब सेक्टर में हो गया था, रिसर्च डेवलपमेंट में बहुत कम अमाउंट खर्च हुआ था। जो CSR जो होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके थ्रू जो प्राइवेट सेक्टर पे ऑब्लिगेशन होता है खर्च करने का, तो वो 70% वो जो हेल्थ पे और जो आपका ये सब सैनिटेशन पे, इन्हीं पे स्वच्छता, सफाई, भूखमरी, इन्हीं सब पे खर्च किए, बाकी का पैसा बहुत कम अमाउंट जो है रिसर्च डेवलपमेंट पे खर्च किए, इसलिए हमारे यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का कम एलोकेशन होता है इस पर। अब वहीं ये बात किया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट जो है ये प्राइवेट सेक्टर को उतना उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाती है कि वो जैसे कैसे खर्च करेंगे, खर्च करें या फिर कैसे उनको प्रॉफिट होगा। तो ये गवर्नमेंट के भी कुछ फ्लॉज दिखाया जा रहा है कि गवर्नमेंट कैसे इसको स्ट्रेंथ कर सकती है, कैसे बढ़ा सकती है बाकी कंट्रियों का एग्जांपल लेके। तो केवल NRF फंड बनाने से ये कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा प्राइवेट अट्रैक्शन भी चाहिए ताकि इस फंड को और ज़्यादा बढ़ाया जा सके, गवर्नमेंट भी अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाए GDP का, प्लस प्राइवेट सेक्टर भी अपनी बढ़ाए और सही जगह पे खर्च हो ताकि इसका वैल्यूएशन अच्छे तरीके से हो। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स था, बाकी आप रीड करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।